साथियों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आज चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन का ऑनलाइन टेस्ट है। पेपर मैंने आपको सेंड कर दिया था, तो उम्मीद है आप सभी को ये पेपर पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ 4 कंपाउंड दिए और चारों की जो सांद्रता है वो बिल्कुल सेम है, 0.1 m। पहला कंपाउंड है Na2SO4, दूसरा 0.1 m NaCl, तीसरा 0.1 m C6H12O6 और चौथा कंपाउंड है 0.1 m Al2SO4 होल्ट है। जो सीधी सी बात है कि अगर इन चारों कंपाउंड को आप जल में घोलोगे तो जिस कंपाउंड के आयन जल में जितने ज़्यादा बनेंगे उसके लिए वांछित गुणांक I का मान उतना अधिक होगा और उसके लिए क्वथनांक का मान उतना अधिक होगा। तो क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सीधी से आप यहाँ से समझने की कोशिश करें कि अगर इसको आप तोड़ो तो क्या बनेगा, 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो 2 1 3, इससे कितने आयन बन गए आपके, 3 आयन बन गए। इसके बाद NaCl, तो क्या बनेगा Na प्लस Cl माइनस, तो कुल कितने आयन बने, इससे 2। C6H12O6 ग्लूकोज जल में ये इसी रूप में रहेगा, तो इससे कंप्लीट कितना रहेगा, 1 Al2SO4 होल्ट ट्राइस, तो 2 तो एल्यूमिनियम बन जाएगा और 3 SO4 2 माइनस, तो इससे कुल कितने बन गए आपके, 2 3 5। तो जो सबसे ज़्यादा आयन किससे बने, इसके 3, फिर उससे कम सबसे अधिक 5 है इस कंपाउंड के, इसके 3, इसके 2 और 1। तो जिसके जितने अधिक आयन बनेगा उसका क्वथनांक का मान उतना अधिक होगा। तो क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो सबसे सीधी सी बात है कि इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका और सबसे कम इसका। तो इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं कि 0.1 m C6H12O6 इसका सबसे कम होगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 0.1 m NaCl, फिर उससे 0.1 m Na2SO4 और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा 0.1 m Al2SO4 होल ट्राइस। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया है, थोड़ा सा अलग है, ये वांछित गुणांक पर आधारित क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बढ़ते आगे। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोल लता ज्ञात करनी है। देखो, मोल लता को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल लता का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m बराबर विलेय का भार इंटू विलायक का मोल द्रव्यमान। विलायक का भार और ग्राम में लिया, तो पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, आधार से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सवाल में देखो कि विलेय का भार कितना दिया है, 2.5 ग्राम, तो 2.5 ग्राम लिख दिया। फिर विलेय का मोल द्रव्यमान एथेनोइक अम्ल, तो इसका जो मोल द्रव्यमान एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल बोले एसिटिक अम्ल बोल दो, इसका मोल द्रव्यमान कितना होता है, 60 होता है, तो 60 लिख दिया। विलायक बेंजीन में है, विलायक के रूप में बेंजीन है, कितनी मात्रा है इसकी, 75 ग्राम, तो यहाँ लिख दिया 75। अब पूरे ग्राम में है तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई किया, 1000 से। अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा वो आपके सामने है कि देखो, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, फिर भी मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका राइट आंसर आएगा वो 0.556। अब ध्यान रखो, मोल लगता है तो मात्रा क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। मात्रा क्या हो जाएगा इसका, मोल प्रति किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 0.556 मोल प्रति किलोग्राम है। तो इस प्रकार के सवालों की ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के वांछित गुणांक का मान कितना होगा। जो सबसे पहली बात है कि बेंजीन को जब आप एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। होता क्या है कि जैसे बेंजीन में एथेनोइक अम्ल को हम घोलते हैं तो एथेनोइक अम्ल का सगुणन हो जाता है और इसके
दो अणु आपस में जुड़कर एक अणु बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विलक। तो अणु की संख्या 2 के जुड़ने पर 1 बनता है, अर्थात बेंजीन के लिए वांटाप गुणांक का मान कितना हो जाएगा, 0.5, क्योंकि एथेनोइक अम्ल का क्या हो जाता है, सहगुणन। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वांटाप गुणांक का मान 0.5 होता है, क्योंकि अब कारण भी लिख दो, क्योंकि एथेनोइक अम्ल द्विलक बनाता है। क्या बनाता है, द्विलक। तो क्वेश्चन का आंसर इसी लैंग्वेज में लिखना कि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वांटाप गुणांक का मान 0.5 होता है, क्योंकि एथेनोइक अम्ल क्या बना लेता है, द्विलक बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है। तो इसका आंसर सीधी सी बात है कि कच्चे आम को आप सांद्र लवणीय विलयन में रखोगे तो उससे जल है वो बाहर निकल जाता था, भाई प्राशन की क्रिया होती है और जिससे वो कच्चा आम वो संकुचित हो जाएगा। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि सांद्र लवणीय विलयन में, सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर कच्चा आम बहिःप्राशन के कारण, कच्चा आम बहिःप्राशन के कारण जल को बाहर निकाल देता है एवं संकुचित हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियर याद करनी कि कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखेंगे तो उसका जो कच्चा आम है उसका क्या हो जाएगा, बहिःप्राशन हो जाएगा। बहिःप्राशन के कारण जल बाहर निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, संकुचित। इसी से रिलेटेड चीज़ बता दूं कि अगर किशमिश को हमने जल में डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, वहाँ पर अंतःप्राशन हो जाएगा, मतलब जल है वो अंदर प्रवेश कर जाता। तो शुरुआत के 4 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 4 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घुलाए। तो सबसे पहली बात कि न्यूमेरिकल टफ नहीं है, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की तो बहुत इजीली आप सीख सकते हो। हमें सवाल में क्या पूछ रहा, अगला मोलरता। सवाल में क्या पूछ रहा है, मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M बराबर विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन। अगर आयतन ml में लिए तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। तो देखो विलेय का भार कितना दिया आपको, 4 ग्राम, तो WB का मान कितना हो गया, 4 ग्राम। अब NaOH विलेय है, NaOH का मोलर द्रव्यमान देखो, सोडियम का 23, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान MbNaOH का कितना होगा, 40। आयतन कितना दिया है, 450 ml, तो 450 ml, और ml में तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 0.278 मोल प्रति लीटर। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 0.278 मोल प्रति लीटर। तो बिल्कुल आप इनको इजीली, सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, KB व KF की इकाई लिखिए। तो पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि KB किसको कहते हैं, इसका नाम होगा मोलर क्वथनांक उन्नयन, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब लिखेंगे KF, इसका हो जाएगा मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब सीधी बात है कि दोनों की इकाई सेम होती है, तो इसकी इकाई क्या होती है, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। बिल्कुल क्लियर याद कर लेना, KB पूछा या KF पूछा जाए, दोनों का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, और दोनों की इकाई क्या होगी, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन से आनुषंगीय गुणधर्म प्रयुक्त होते हैं। जो आप सभी जानते हो कि अपने सिलेबस में 4 आनुषंगीय गुणधर्म दिए गए हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला कौन सा है आपका, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वथनांक उन्नयन। तीसरा हिमांक अवनमन और चौथा होता है प्राशन दाब। प्राशन दाब, अब आपको एक चीज़ बताऊं, प्राशन दाब तो जो बड़े अणु होते हैं, वृहद अणु होते हैं, उनका अगर मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना तो कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्राशन दाब। तो सीधी सी बात याद कर लेना, चाहे प्रोटीन लिखा हो या एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको वृहद अणु, बड़े अणु, प्रोटीन या वृहद अणु की मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, कौन सा आनुषंगीय गुणधर्म काम में लेते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर होगा प्राशन दाब आनुषंगीय गुणधर्म काम में लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, तो राउल्ट के नियम की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, इसमें कोई विशेष बात ही नहीं कि वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में, वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो राउल्ट का नियम ये वाष्पशील द्रव्य के लिए लिखा है। तो वाष्पशील द्रव्यों में विलयन में जो प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होगा वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। सपोज किया कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब अगर P हो तो वो किसके समानुपाती होगा, मोल अंश। तो मोल अंश को रिप्रेजेंट करते हैं x से, तो P समानुपाती x, और समानुपाती को उठाओगे तो स्थानांक रख दिया, तो यहाँ दिया P बराबर P नोट x। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए तीनों क्या है। पहला P नोट और x। जो P नोट क्या है, ये तो हो गया, P की बात करूँ पहले, P क्या है, अवयव का आंशिक दाब, x क्या है, उस अवयव की मोल भिन्न। अब P की बात करें तो P नोट जो बच्चा, इसके लिए आप विशेष याद कर लेना कि अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 7, हेनरी का नियम एवं उसकी सीमाएं लिखे। उससे पहले आपको पूछूंगा, मुझे उम्मीद है कि आपने चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट दिया, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 है, तो बिल्कुल आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रही होगी। और टेस्ट का पेपर का जो पैटर्न है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए चीज़ को कि तैयारी कैसे चल रही है आपकी। और इन सभी चैप्टर का अगर टेस्ट दे दोगे तो फिर प्री बोर्ड आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं लिखिए। तो देखो, हेनरी के नियम की बात सीधी सी बात थी कि हेनरी के नियम की अगर हम बात करें तो इसके लिए लैंग्वेज में, शॉर्ट में लैंग्वेज लिख दूँ इसकी, कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब हमने रिप्रेजेंट कर दिया P से, और किसी उस गैस के मोल अंश के समानुपाती, तो मोल अंश को रिप्रेजेंट कर दिया x से, तो P समानुपाती x, समानुपाती को उठाओगे तो P बराबर KH x है। अब यहाँ पर आपको ये बताना KH का मतलब, ये जो लिखा मैंने KH का मतलब क्या है, KH इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक। अब आपको हेनरी नियतांक की सीमाएं भी पूछ ली, विशेष क्वेश्चन सीमाएं। देखो 3 पॉइंट लिख रहा हूँ सीमाओं के लिए। नंबर 1,
दाब उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, जो गैस है वो विलायक के साथ क्रिया न करे, गैस विलायक के साथ क्रिया ना करे। तो पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। अगला, मौलरता व मौललता में अंतर लिखिए। क्योंकि इस अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन था मौलरता और मौललता में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि देखो सीधी सी बात है, जब भी अंतर लिखना होता है तो हमें एक तरफ क्या लिखनी है, मौलरता, और फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया और एक तरफ लिख दी मैंने मौललता। मैंने कहा जब भी एग्जाम में अंतर पूछे जाए तो आपको दो अंतर लिखने हैं और दो अंतर आप पे डिपेंड है आप क्या लिखना चाहो। पहला अंतर तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मौलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मौललता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, इनकी परिभाषा आप चाहो तो लिख सकते हो कि मौलरता इसका मतलब होता है 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मौलरता कहलाती है। और यहाँ पर ध्यान, 1 किलोग्राम विलायक आ जाएगा, बाकी सेम है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मौललता कहलाती है। तीसरा पॉइंट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो मौलरता थी वो इसमें विलियन आया, आयतन आया, तो आयतन ताप से प्रभावित होता है। तो लिख सकते हो कि मौलरता ताप से प्रभावित होती है। तो यहाँ मौललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। मौलरता ताप से प्रभावित होती है और मौललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। और चौथा, इसका मात्रक। तो मौलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और मौललता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। ये मैं चारों पॉइंट मैंने आपको यहाँ लिखे हैं, इनका अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो ये था मौलरता और मौललता में अंतर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल है। काफ़ी टफ लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। क्या है कि एक प्रोटीन के 200 सेमी क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का प्राशन दाब आपको ये दे दिया। तो प्रोटीन के मौल द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखो प्रोटीन का यहाँ मौल द्रव्यमान पूछ रहा है, प्राशन दाब दिया है। इस सवाल पर आप थोड़ा सा गौर करो। ये सवाल है ना कि प्रोटीन के मौल द्रव्यमान को तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रोटीन ये वह अणु होते हैं, इनका जो मौल द्रव्यमान ज्ञात करने का जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो कौन सा है, प्राशन दाब। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर वापस से आते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं है। देखो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि प्राशन दाब की बात है तो प्राशन दाब का फॉर्मूला क्या था, पाई बराबर से रख लो, पाई बराबर विलेय का भार बट्टा विलेय का मौल द्रव्यमान एम भी लिख दिया इनटू विलयन का आयतन और ऊपर आ जाएगा गैस नियतांक ROT। ये फॉर्मूला होता है WB/MB RT/V। अब देखो WB क्या दिया है, विलेय का भार कितना दिया है 126 ग्राम, तो सॉरी 1.26 ग्राम, तो यह लिख दिया मैंने 1.26। इसके बाद प्रोटीन का हमें क्या याद करना, मौल द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे कन्वर्ट कर लेते, पहले थोड़ा सा गलती ना हो जाए, MB इधर लिख लिया तो ये जगह WB/पाई RT/V। तो WB कितना हो गया अपना 1.26, R का मान होता है गैस नियतांक, इसका मान हो गया 0.083। टेम्परेचर कितना दिया है, T मतलब तापमान कितना 300 केल्विन। इसके बाद पाई प्राशन दाब का मान दे दिया आपको 2.57 × 10⁻³ इसके बाद आयतन जो ये सेमी में दिया इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.200। अब इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे, इस
पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 61.022 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 61.022 ग्राम पर मोल। तो उम्मीद है आपने अपना पेपर मिलान कर लिया होगा। आपके कितने अंक मिले? आपको ईमानदारी से कमेंट्स में ये बताना है कि जो चैप्टर नंबर 1 का जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 विलियन का सॉल्यूशन का जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है उसमें आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं, ये चीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिए। इसके बाद कल आपका चैप्टर नंबर 3 तो अपना इस बार सिलेबस हटा दिया, तो चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बल गतिकी, जिसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स का ऑनलाइन टेस्ट है। तो बिल्कुल रेडी रहिए, और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो व्हाट्सएप पे ज़रूर कमेंट्स कर दें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।